प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस कक्षा में। और ये संस्कृत की कक्षा है जो मध्य प्रदेश में हमारी संस्कृत कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तक चलती है। ये कक्षा 6 से 10 तक के लिए सभी छात्रों के लिए इस कक्षा से लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि हम इस कक्षा की शुरुआत बिल्कुल जीरो से करेंगे। वर्ण, स्वर, व्यंजन यहाँ से शुरुआत करेंगे, इसलिए छात्रों को बिल्कुल समझ में आ सके, बिल्कुल सुगमता से संस्कृत भाषा व्याकरण का ज्ञान हो जाए, बिल्कुल सरल तरीके से छात्र इस चीज को समझ सकें। तो इसलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम वर्णों से करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, वर्णमाला क्या है संस्कृत की, इस सब की हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ण प्रकरण को शुरू करते हैं। तो प्रश्न किसी ने ये किया कि वर्ण क्या है, हमें ये बता दीजिए। तो वैसे तो संस्कृत में इसकी अलग परिभाषा है, लेकिन फिर भी उसी परिभाषा के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा कि वर्ण क्या है। तो आप समझिए, इस तरह से संस्कृत में बोलते हैं कि वर्ण्यते अभिव्यंजते लघुत्वमो ध्वनि, वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनि येन सह वर्ण। इसका सीधा सा मतलब यह है, आप इसको अपनी रफ कॉपी में लिख भी सकते हैं। वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनि। लघुत्तम कहते हैं छोटे से छोटा, लघु मायने छोटा, लेकिन जब लघु के साथ में लघुत्तम प्रत्यय लग जाता है तब उसको कहते हैं छोटे से छोटा। मतलब ध्वनि जो भी हमारे कर्ण को सुनाई दे रही है, ध्वनि, उस ध्वनि का वह लघुत्तम यानी छोटे से छोटा अंश जो अखंडित हो, जो खंडित ना हो सके, जिसका कोई तोड़ ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो सके, ऐसा जो वर्ण होता है, ऐसी जो ध्वनि होती है, उसको वर्ण कहते हैं। आप इस बात को ऐसे से समझो कि जैसे छोटी छोटी चीजों से मिलके एक बड़ी चीज बनती है, जैसे छोटे छोटे तिनकों से मिलके एक बहुत मोटी रस्सी बन सकती है, और फिर उस मोटी रस्सी से हम हाथी तक को बांध सकते हैं, और यदि अलग अलग कर देंगे तो वो एक मात्र तिनके है। इसी प्रकार ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जो अखंडित है, जो खंडित नहीं होती है, उसको वर्ण कहते हैं। अब आप समझो, जैसा आप जब से आप पढ़ाई शुरू की है तब से छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब वर्ण ही हैं। लेकिन अब जब आप थोड़ा सा बड़े स्तर पे आ जाओगे, कक्षा 6, 7, 8, तो इस वर्णमाला का क्रम बदल जाएगा। क्रम कैसे बदलेगा वर्णमाला का? क्योंकि अब आप लोगों को तो ये अजीब लग रहा होगा कि सर हमने तो छोटा बड़ा छोटी बड़ी इस तरह से पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब आप पढ़ोगे तो एक अलग ही आपको वर्णमाला देखने को मिलेगी। उस वर्णमाला को माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, उस वर्णमाला को संस्कृत की वर्णमाला भी कहते हैं। ये सब बातें बाद में करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ उस विषय को रखेंगे तो आप लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले स्वर और व्यंजन यानी वर्णों के भेद पर चलते हैं। तो वर्णों के बारे में हमने बता दिया कि सब ध्वनि की वह लघुत्तम माने सबसे छोटी इकाई जो हमें सुनाई पड़ रही है, जो हमें बिल्कुल, जिससे हमें हर चीज का ज्ञान हो रहा है, और जो खंडित नहीं होती, जो अखंडित है, वो वर्ण कहलाता है। अब किसी ने प्रश्न किया कि तो ठीक है, वर्ण का तो हमें समझ में आ गया, लेकिन क्या इन वर्णों के भेद भी होते हैं क्या? कोई प्रकार है क्या वर्णों के? हाँ, बिल्कुल वर्णों के प्रकार है। वैसे तो वर्णों के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम जो अभी इस स्तर पर पढ़ेंगे वो दो प्रकार के वर्ण पढ़ेंगे। आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं? नंबर 1, स्वर वर्ण होते हैं। स्वर वर्णों को हम अच वर्ण भी कहते हैं। अब अचवर्ण क्यों कहते हैं, इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे, जब माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे कि इनको अचवर्ण क्यों कहते हैं। और दूसरा व्यंजन वर्ण होते हैं, उनको व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं, इसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप ये समझिए
कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, माने जब हमारे पास एक चीज थी वर्ण, अब एक में से दो हो गए, वर्णों के हमने भेद किए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आप सबसे पहले अपनी रफ कॉपी में ये लिख लीजिए कि वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण होते हैं। सीधी सी बात है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। तो और संस्कृत वर्णमाला में जब आप चलेंगे तो वहां पे कुल मिला के 50 वर्ण होते हैं। कहीं कहीं कुछ मतभेद भी हैं उच्च स्तर पे, लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे। सबसे पहले हम वर्णों के भेद में आप हेडिंग डालिए स्वर वर्ण, हेडिंग डालिए स्वर वर्ण। अब किसी ने ये पूछा कि सर बताइए, आपने वर्णों के दो भेद बता दिए हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हमें यह जानने की इच्छा है कि ये स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, हमारे समाज में या हम कहीं भी देखते हैं, हमें दो प्रकार के लोग मिलते हैं। हमने देखा होगा, एक गरीब होता है और एक अमीर होता है। आप इसको लौकिक उदाहरण से समझ लीजिए, गरीब और अमीर। गरीब और अमीर, अमीर होता है जो बहुत धनवान होता है, जिसके पास बहुत धन होता है, जिसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गरीब होता है ना, जब उस पर संकट आता है तो उसको धन की जरूरत होती है। तो जो गरीब होता है वो किसके पास जाता है? वो अमीर के पास सहायता के लिए जाता है, उसके पास मदद के लिए जाता है। बिल्कुल यही हाल स्वर और व्यंजनों का है। स्वर जो होते हैं, वर्णों के जो दो भेद में पहला जो भेद है स्वर वर्ण, हम उसकी बात कर रहे हैं। स्वर वर्ण जो होते हैं वो सबल होते हैं। वो कैसे होते हैं? सबल, यानी अपने आप में बलवान होते हैं, अपने आप में संपूर्ण होते हैं, अपने आप में अपनी सत्ता रखते हैं, अपनी शक्ति रखते हैं। उन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वयं, जैसे मैंने बताया अभी उदाहरण, वो स्वयं धनाढ्य है, वो स्वयं अपने आप में समर्थ हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो वर्णों का दूसरा भेद है व्यंजन वर्ण, वो बेचारे एक तरह से गरीब हैं। अगर उनको अपना काम चलाना है, काम चलाने से यहां मेरा मतलब है, अगर उनको अपना उच्चारण करना है, शब्दों का मूल रूप क्या है? शब्द उच्चारण। इनके उच्चारण स्थान भी होते हैं, लेकिन अभी वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही धीरे धीरे हम व्याकरण में आगे बढ़ेंगे तो फिर वर्णों के उच्चारण स्थान भी आएंगे, किसका क्या स्थान है, कौन सा वर्ण कहां से बोला जा रहा है, कौन सा जिह्वा से बोलते हैं, कौन सा तालव्य से बोलते हैं, कौन से मुख से बोलते हैं, कौन से नाक से बोलते हैं। ये आपको सारी चीजें अब वर्णों की, वर्णमाला की जब भेद आप पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको नई नई बातें जानने को मिलेंगी कि आज तक हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि वर्ण यहां से भी बोले जाते हैं, वर्ण कोई नाक से भी बोले जाते हैं, कोई वर्ण मुंह से भी बोले जाते हैं, कोई वर्ण कहीं से बोले जाते हैं। हमारे लिए तो सर ये बिल्कुल नई बात हो गई है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। अब तक तो आपने जैसे तैसे पढ़ा, आ ई ऊ, कभी ये ध्यान नहीं लगाया कि कौन सा वर्ण कहां से बोला जा रहा है। लेकिन हर वर्ण का, हर एक वर्ण का हमारे मुख के अंदर एक स्थान नियत है। जैसे कोई स्टेज लग रही होती है, कोई मंच लग रही होती है, तो वहां पे जो अतिथि आते हैं, उन अतिथियों की कुर्सी पे पहले से ही चिट चुपका दी जाती है कि ये सर यहां बैठेंगे, ये यहां बैठेंगे, ये यहां बैठेंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि उनका स्थान निश्चित है, वो वहीं पे आके बैठेंगे। इसी प्रकार हमारे इस मुख में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान पहले पूर्व से ही निर्धारित है, उसमें कहीं कोई संशोधन नहीं हो सकता। जो वर्ण व्याकरण की दृष्टि से जिस मुख के भाग से उच्चारित होता है, वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। ये सब जब आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे कौन सा वर्ण कहां से उच्चारण हो रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए हम बात करते हैं स्वरों की। तो स्वर और व्यंजन में स्वर बलवान होते हैं, स्वर अमीर होते हैं, स्वर अपने आप में शक्तिशाली होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। किसके लिए? अपना उच्चारण करने के लिए उनको किसी और वर्ण की सहायता या किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, वर्णों का दूसरा भेद जो व्यंजन है, वो बेचारे निस्सहाय हैं, वो बेचारे असहाय हैं। उनको अपना उच्चारण करने के लिए
मदद की जरूरत होती है, सहायता की जरूरत होती है। किसकी सहायता की जरूरत होती है? स्वरों की सहायता की जरूरत होती है। ये बात समझ में आ रही है? व्यंजन को यदि अपना संपूर्ण शुद्ध उच्चारण करना है तो स्वरों की सहायता की जरूरत होती है। इसलिए सबसे पहले हम स्वरों की बात करेंगे। अब आगे चल के थोड़ा सा इसको विस्तार में समझेंगे, नहीं तो आप थोड़ा सा भी घूम जाओगे, क्योंकि शुरुआत है ना। इसलिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, स्वर किसे कहते हैं। हम स्वरों की परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे। स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहते हैं, इसकी परिभाषा होती है स्वयं राजन्ते इति स्वराहा। क्या लिखेंगे? स्वयं राजन्ते इति स्वराहा। है? अर्थात जो स्वयं राजन्ते, जो स्वयं अपना राज करते हैं, स्वयं, मैं, स्वयं राजन्ते, जो स्वयं अपना राज करते हैं, अर्थात उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। इति स्वराहा, उनको स्वरवर्ण कहते हैं। कैसे कहते हैं स्वरवर्ण? है? क्योंकि उनको उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, स्वयं उच्चारित हैं, स्वयं उच्चारित हैं, उनको किसी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और कोई प्रश्न सीधा सीधा पूछ ले कि संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो स्वर वर्णों की संख्या संस्कृत में 13 है। कितनी है? 13। और इसको कौन कौन से वर्ण आते हैं इसकी हम बात आगे करेंगे। सबसे पहले हम केवल स्वर, और स्वर किसे कहते हैं, और स्वर की बात जब समझ में आ जाएगी तब हम बताएंगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो सीधी सी बात यह है, इस पूरे बात से आप ये समझ गए हैं कि वर्ण का जो पहला भेद है स्वर, वो स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, अर्थात वो स्वयं उच्चारित होते हैं, उनको अपना उच्चारण करने के लिए किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं होती है। ये आप समझ लीजिए। अब दूसरा भेद है व्यंजन। अब व्यंजन से हम क्या समझेंगे? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनको विचारों को अपना उच्चारण करने के लिए स्वयं स्वरों की आवश्यकता होती ही है। तो व्यंजन वर्ण कहते हैं कि व्यंजते व्यंजते वर्णांतरम संयोगेन द्योत्यते ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजनम। ये इसकी परिभाषा है। आप इसको अपने रजिस्टर में भी लिख सकते हैं। व्यंजते वर्णांतर, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। व्यंजते वर्णांतर संयोगेन द्योत्यते ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजनम। अर्थात ये संस्कृत में इसकी परिभाषा है। अब इसकी हिंदी बात करेंगे, वही जो मैं पहले समझा चुका हूं। अर्थात जो स्वयं उच्चारित नहीं है, जो स्वयं अपना उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जो बेचारे अधूरे हैं, किसके बिना? स्वरों के बिना। किसके बिना? स्वरों के बिना। जो वर्ण का प्रथम भाग है उसके बिना बेचारे अधूरे हैं, उनको अपना उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती ही होती है। बात समझ में आ रही है? अतः ऐसे वर्ण जो अपना उच्चारण स्वयं नहीं कर सकते हैं, अर्थात जिनको अपना उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, ऐसे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो वर्णों के यहाँ पे हमने दो भेद पढ़े, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो अपने आप में समर्थ हैं, अर्थात जिनको अपना उच्चारण करने के लिए किसी भी की जरूरत नहीं होती है, और व्यंजन वर्ण अर्थात जिनको अपना उच्चारण करने के लिए स्वरों की जरूरत होती ही होती है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कुल मिला के स्वरों की संख्या मैंने 13 बताई थी, आप लिख सकते हो स्वरों की संख्या 13 होती है। इसी प्रकार व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। फिर इसके बाद कुछ अयोगवाह होते हैं, है ना, और उपदमानीय, और ये इनके बारे में बात हम बाद में करेंगे। आप सबसे पहले केवल यही लिख लीजिए कि स्वर 13 प्रकार के होते हैं और व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं।
अब मैं ये भी बता देता हूं आपके 13 प्रकार के स्वर कौन कौन से होते हैं। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं स्वरों के प्रकार। क्या लिखेंगे? स्वरों के प्रकार। नीचे लिखेंगे स्वर 13 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? स्वर 13 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? है? तो जो हम देखो, जानते तो आप सब हो, क्योंकि आप बचपन से पढ़ रहे हो, अ आ इ ई उ ये सब पढ़ तो रहे हो, लेकिन ये आगे चल के इस रूप में भी आपको मिलेंगे कि इनको स्वर कहेंगे कि का कबूतर, खा खरगोश, गा गैया, घा घड़ी, ये जो सब हम बचपन से पढ़ रहे हैं, अब आपको पता लगेगा कि इनको हम ऐसे भी जानेंगे स्वर और व्यंजन। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए वो कहीं ना कहीं आपके संस्कार में तो है, आपके अंदर तो है, केवल उनको एक नए तरीके से आपको समझने की जरूरत है। तो लिखिए, स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। अब मैं आपकी ही भाषा में समझा देता हूं। लिखेंगे छोटा आ, बड़ा आ, ठीक है ना? ऐसे लिखते चलिए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है री ऋषि। अब री ऋषि के बाद एक नया स्वर आ गया, ला। ला पे री की मात्रा जिसको बोलेंगे लिरी। क्या बोलेंगे? लिरी। जैसे आप ला लिखिए, ला लट्टू वाला, और उसके नीचे इस तरह से री है, पृथ्वी, री, ला मतलब लिरी। अब री ऋषि लिखेंगे, उस पर भी ऐसी इसी प्रकार की एक और मात्रा चढ़ा देंगे, अर्थात डबल री। बात समझ में आती है? फिर री ऋषि लिखिए द्वारा से, और उसके नीचे एक और इस तरह की मात्रा लिख दीजिए। फिर छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब ये तो आपकी प्राथमिक स्तर की, या मैं कहूं एक सामान्य भाषा हुई, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा हो, बड़ा हो। लेकिन जब हम इसको व्याकरण की भाषा में पढ़ेंगे, अब हम थोड़ा सा उच्च स्तर की बात करेंगे, तो कैसे बोलेंगे? ए आई। क्या बोलेंगे? ए आई, ओ औ। इस तरह से बात करेंगे, न कि छोटी ए, बड़ी ए। बात समझ में आती है? कुल मिला के स्वर वर्णों की संख्या 33 हो गई। तो सॉरी, स्वर वर्णों की संख्या 13 हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे? नीचे लिख दीजिए हेडिंग में। ये कंप्लीट करने के बाद व्यंजन वर्ण। क्या लिखेंगे? व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण तो आप सबको पहले से ही पता है, आप सब जानते हो, लेकिन क्या हुआ, उसको नए रूप में बताने की जरूरत है। तो ये सब आपने पढ़ा है ना, का कबूतर, खा खरगोश, गा गैया, सब जानते ही हो। तो देखो, व्यंजन वर्ण में यही तो आते हैं, और क्या कोई नए वर्ण थोड़ी आते हैं व्यंजन में। तो उसको कैसे बोलेंगे? क, ख, ग, घ, घ। कैसे बोलेंगे? हैं? क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, और श, श, ह। ये सब या, रा, ला, वा, ये सब जानते हो ना? या यज्ञ, र रस्सी, लाल हट्टू, ये सारे वर्ण। और इसमें कुछ आते हैं जिसको हम व्याकरण की भाषा में अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं रामम, तो ये जो तीसरा माँ है ना, उसको जो बिंदी लगाते हैं हम, अभी आप ऐसे समझिए, जो किसी के ऊपर बिंदी लगाते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं। और किसी के पीछे जब हम दो बिंदी लगाते हैं, जिसको हम संस्कृत की भाषा में विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। वो जिह्वा मूल्य होता है, ये अभी आपके विषय में नहीं है, और उपमानीय होता है। ये भी अभी आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस स्तर पर अभी इन चीजों को थोड़ा बाद में बताएंगे। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, और स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। सीधी सी बात है? अब जैसे स्वर वर्णों को हमने कहा था कि अच वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच वर्ण। अच। अब अच क्यों कहते हैं वो भी आगे बताएंगे, जब माहेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे, जब माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार के बारे में बताएंगे, तब बताएंगे। इसी प्रकार जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनको हल वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? हल वर्ण भी कहते हैं। सीधी सी बात है, इनकी संख्या 33 होती है। अब
अब तक तो हमने वर्णों के भेद पढ़े। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर किसे कहते हैं ये भी हमारी समझ में आ गया, अर्थात जिनको उच्चारण करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। और व्यंजन जो बेचारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। सीधी सी बात है। अब हम इससे आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे कि क्या ये जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं, क्या इनको भी डिवाइड किया जाता है? क्या इनके भी अलग अलग भेद होते हैं क्या? है? तो किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी बताइए, क्या स्वर वर्ण को भेद होते हैं? क्या व्यंजन वर्णों के भी अलग अलग भेद होते हैं या केवल एक स्वर वर्ण कह दिया बस? तो कहा कि नहीं, स्वर वर्णों के भी भेद होते हैं और व्यंजन वर्णों के भी भेद होते हैं। तो स्वर वर्णों के कौन कौन से भेद हैं? तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, स्वर वर्णों के भेद। क्या लिखेंगे? स्वर वर्णों के भेद। लिखिए, स्वर वर्णों के 3 भेद होते हैं। अभी मैं पहले की बात कर रहा हूं, स्वर की। स्वर वर्णों के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? लिखिए, पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व, हा में र, ह्रस्व स्वर। आप कोष्टक में अपनी समझने के लिए लिख सकते हैं छोटे स्वर। ह्रस्व मायने छोटा, तो आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो। क्या लिखेंगे? ह्रस्व स्वर। दूसरा नंबर पे लिखेंगे, दूसरे नंबर पे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। आप देख रहे हो मैं कैसे उच्चारण कर रहा हूं? दीर्घ। इसका मतलब किसी बड़े की बात हो रही है। तो लिखिए, आप कोष्टक में समझने के लिए लिख सकते हैं बड़े स्वर, छोटे स्वर, बड़े स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरे नंबर पर लिखेंगे प्लुत स्वर। आधा पा, ला में छोटे ऊ की मात्रा और ता, प्लुत, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। तीसरे नंबर पर लिखेंगे। यह स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत क्या है इसको भी संक्षेप में समझ लीजिए, थोड़े से ही आपकी समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला उसका भेद आया कौन सा? ह्रस्व स्वर। कौन सा भेद आया? ह्रस्व स्वर। देखो हम इसकी पहचान कैसे करें कि ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, इनकी पहचान कैसे करते हैं? ये तो हमने सोच लिया, छोटे स्वर, बड़े स्वर या प्लुत स्वर के बारे में बताया, उसके बारे में जब मैं आगे आऊंगा तब। इनकी पहचान हम मात्राओं से करते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, बहुमात्रिक। मात्राओं से। एक मात्रिक माने एक मात्रा वाला, द्विमात्रिक माने 2 मात्राओं वाला और बहुमात्रिक वाला। कौन स्वर है, कौन स्वर छोटा है, कौन स्वर बड़ा है, कौन ह्रस्व है, कौन दीर्घ है, इनकी हम बात करेंगे मात्राओं से। बात समझ में आती है? तो सबसे पहले आप समझिए ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना? तो बंद करिए जा।